Hello friends, I am Sanjeev Tayal from Knowledge Chamber Academy, and today I am going to discuss with you the very important subject as far as this HCS paper is concerned, and the name of that subject is English. My dear friends, you know कि Knowledge Chamber Academy, इस एकेडमी ने ऑलरेडी यूट्यूब पे और फेसबुक पे आपके लिए प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी, रिसोर्सेज and how to write your answers in a very effective manner as far as your mains exam is concerned, इन सभी टॉपिक्स से संबंधित बहुत से जो वीडियोस हैं और जो बहुत प्रभावशाली वीडियोस हैं और आपके लिए बहुत यूजफुल हैं, वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब आप एचसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो एचसीएस की तैयारी करते हुए जहां तक इस विषय इंग्लिश की बात है, इस सब्जेक्ट इंग्लिश की बात है, तो इस इंग्लिश को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स में जो अप्रोच रहती है कि वो प्रीलिम्स की तैयारी अलग से करना चाहते हैं और मेंस की तैयारी अलग से करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, वो अलग अलग ना करके अगर इनको इंटीग्रेटेड वे में और इकट्ठी तैयारी इनकी की जाए तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। उसका कारण क्या है कि सपोज आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि आपको बेसिक्स के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो तैयार करने पड़ेंगे, और जब आप मेंस के लिए तैयार करेंगे फिर उन बेसिक्स की तैयारी आपको दोबारा करनी पड़ेगी। सो दैट विल बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम एज वेल एज वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी। तो उस अप्रोच की तरफ ना जाते हुए अगर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इकट्ठा रखे इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करें और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लेकर चलें, तो मुझे लगता है कि आपका टाइम भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी और डेफिनेटली आप अपने टारगेट को हिट कर पाएंगे। तो उसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, उसी इंटीग्रेटेड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम इंग्लिश की तैयारी जब करेंगे तो उसको इंटीग्रेटेड वे में करेंगे। ये तैयारी करने के बाद आप प्रीलिम्स को भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो मेंस को भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर जो बात आती है, हमारे नॉलेज में एक बात और आई है कि हरियाणा में बहुत सी ऐसी एकेडमीज हैं जो एचसीएस की तैयारी के नाम पर प्री रिकॉर्डेड वीडियोस चला रही है। अब मुझे एक बात बताइए कि एचसीएस का जो सिलेबस है वो एक डायनामिक अप्रोच रखता है, और प्री रिकॉर्डेड वीडियो जिनको 2 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था, वो 2 साल पहले रिकॉर्ड की गई जो वीडियोस हैं वो एचसीएस के इस डायनामिक सिलेबस के साथ कैसे कंपैटिबल हो सकती हैं, हमें तो ये बात समझ नहीं आती है। अभी एचसीएस का पिछला आप पेपर अगर उठा के देखें, उस मेंस के पेपर को आप उठा के देखें, तो आप ये देखेंगे कि वो करंट बेस्ड है, जो करंट सिनेरियो है उसके ऊपर बेस्ड है। अब 2 साल 3 साल पहले की रिकॉर्डेड जो वीडियोस हैं वो आपके करंट बेस्ड के एचसीएस के पेपर को कैसे क्लियर करने में आपकी सहायता करेंगी। मुझे नहीं लगता कि ये बात कहीं ना कहीं सही है, और ये एक गलत अप्रोच है जो कि उन एकेडमीज को नहीं अपनानी चाहिए। और जहां तक नॉलेज चैम्बर एकेडमी की बात है, इस एकेडमी ने अपनी जो अप्रोच है वो इस तरीके से रखी है कि हम आपको लाइव वीडियोस देंगे, और हमारे वो साथी जो कि वर्किंग हैं, जो इस लाइव क्लासेस को नहीं देख सकते, तो वो हमारे ऐप पर जाकर इनका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो देख सकते हैं। आपको उतना ही फायदा होगा, हमारी जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी वो वही होंगी जो हमारी लाइव क्लासेस हैं। तो हमारी इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को हिट करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एचसीएस एग्जाम। तो अपने बारे में ये इंट्रोडक्शन देने के बाद, आपकी सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन देने के बाद, आज डेमो के तौर पर मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम सिलेबस की बात करें, जहां तक इंग्लिश का सिलेबस है, और ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि हमारी अप्रोच जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी। अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिवली इस सिलेबस की बात करूं इंग्लिश की, तो हमें कंप्लीट इंग्लिश यहां पर पढ़नी है। हमें टाइम एंड टेंस के बारे में बात करनी है, हमें इंग्लिश के जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, इन सब की बात करनी है। हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच जिसे कि हम नरेशन कहते हैं, उसकी बात हमें करनी है। हमें क्वेश्चन टैग या उसे टैग क्वेश्चन बोलते हैं, हमें वो भी करना है।
और वोकेबलरी के पोर्शन पर अगर हम आएं तो हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब, इन सब की बात हमें करनी है। हमें कॉम्प्रीहेंशन भी करने हैं, प्रेसी राइटिंग करना है, हाउ टू राइट ए लेटर इन एन इफेक्टिव मैनर, हाउ टू राइट एन एसे इन इफेक्टिव मैनर। ये सब टॉपिक्स आपके HCS के सिलेबस में रहेंगे। ओके, तो ये सब वन बाय वन और एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच के साथ, पूरी डेप्थ के साथ हम आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और आज की डेमो क्लास के तौर पर मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित कुछ बातें आपके साथ करेंगे। और जब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात इस क्लास में करेंगे तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनकी बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। तो आइए अब समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में कुछ मेन बातें जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो बात यह है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जरूरत क्या है, क्यों इंग्लिश में इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया। देखिए ये ठीक है कि इंग्लिश में ज्यादातर जो सेंटेंसेस हैं उनकी शुरुआत जो है वो सब्जेक्ट से होती है, जैसे मोहन प्लेज फुटबॉल। अब यहां पर मोहन सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस की शुरुआत जो है वो सब्जेक्ट से हुई है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में बताना जरूरी नहीं होता है, कई बार हमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी होती है। तो वो सेंटेंसेस जहां ऑब्जेक्ट को हमें इंपॉर्टेंस देनी है, सब्जेक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, तो बट नेचुरल है कि उन सेंटेंसेस को हमें एक्टिव वॉइस में नहीं पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आप हर रोज न्यूज़पेपर में ये लाइन पढ़ते हैं कि मोहन वाज इंजर्ड एंड ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। दिस इज द हेडलाइन ऑफ ए न्यूज, मोहन वाज इंजर्ड एंड ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ें तो मोहन यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। और मोहन को हॉस्पिटल कौन लेके गया ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। मोहन इंजर्ड हुआ और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, ये बात मायने रखती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं बट नेचुरल पैसिव वॉइस में आते हैं। तो इस तरह के राइटिंग सेक्शन में हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। सो दैट्स व्हाई ये टॉपिक यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस, ही प्लेज फुटबॉल। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो यहां पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है, वर्ब है, और फुटबॉल क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर सब्जेक्ट शुरू में है तो मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। और इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, तो यहां ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आए, सब्जेक्ट को पीछे ले गए। तो यहां सब्जेक्ट आगे था, एक्टिव था, तो इसको हमने एक्टिव वॉइस कहा। यहां सब्जेक्ट पीछे चला गया, मतलब सब्जेक्ट पैसिव हो गया, तो इसको हमने क्या कहा, पैसिव वॉइस कहा। तो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैटेगराइज करते हैं। अगर सब्जेक्ट शुरू में है तो वो एक्टिव वॉइस है, और सब्जेक्ट को अगर हम पीछे ले गए तो वो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। तो आपने देखा कि जब हमने इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया तो कुछ चेंजेस हमने किए। वो चेंजेस हमने क्या किए कि सब्जेक्ट को, वो चेंजेस हमने क्या किए हैं कि सब्जेक्ट को हम ले जाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह, राइट। फुटबॉल, जब भी हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढिए, ऑब्जेक्ट कहां है। हमने ढूंढा, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, फुटबॉल को आगे लेके आए। अब फुटबॉल सिंगुलर है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज किया, इज यूज किया। और पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैं कुछ मेन कंसेप्ट्स हैं उनको हाईलाइट करता रहूंगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आए, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज किया, उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बाय, बाय मींस के द्वारा, वो हमने अपनी तरफ से लिखा, और ही को हम पीछे ले गए तो हिम बन गया। अब बात ये आती है कि यहां पर आपने प्लेज को इज प्लेड में चेंज कैसे किया, ये बात हमें देखनी है। क्या वो कंसेप्ट है, क्या वो रूल है जिसके अनुसार आपने प्लेज
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज प्लेड में चेंज किया, ये देखना है। क्या वो रूल है जिसके कारण आपने ही को हिम में चेंज किया, ये हमें देखना है। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान देने की है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे, कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। जब हम नरेशन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो टेंस चेंज होता है, लेकिन जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता है। अब देखिए, यहां एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट टेंस है। पैसिव वॉइस में इज लिखा है तो यहां भी प्रेजेंट टेंस है। वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं हुई है, टेंस चेंज नहीं हुआ है, केवल वर्ब का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई। पहली बात क्या, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढो। दूसरी बात यह कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तीसरी बात यह कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता है, केवल वर्ब का स्ट्रक्चर चेंज होता है, केवल वर्ब का रूप चेंज होता है। ये कुछ मेन कंसेप्ट हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो बात मैंने आपको बताई थी, अब ये देखिए एक सेंटेंस है, शी लाफ्स। शी लाफ्स, वो हंसती है। यहां शी क्या है, सब्जेक्ट, लाफ्स क्या है, वर्ब। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हम उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। देखिए, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसके साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसके साथ उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो कभी भी हम इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे। केवल वही सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट है, मतलब जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो बेसिक्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट्स के साथ, बेसिक कंसेप्ट्स के साथ करते हैं तो आपको हमेशा वो चीजें याद रहती हैं। ये बात मैं आपके साथ कर चुका हूं कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, केवल वर्ब का रूप चेंज होता है। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बातें आपके साथ हो चुकी हैं। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगली बात, अब ये सेंटेंस हमने किया था, ही प्लेज फुटबॉल। ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस हमने क्या किया था, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। तो दो चेंजेस हमने स्पेसिफिकली किए। एक तो प्लेज को हमने इज प्लेड में चेंज किया, एक ही को हमने हिम में चेंज किया, मतलब हमने प्रोनाउन चेंज किया है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आते हुए हमने प्रोनाउन चेंज किया है। तो ये प्रोनाउन किस नियम के तहत चेंज हुए वो पहले मैं आपको बता देता हूं। ये प्रोनाउन किस नियम के तहत चेंज होते हैं वो देखिए। जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में आएंगे तो ये प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे वो आप देखिए। आई को चेंज करेंगे मी में और मी को चेंज करेंगे आई में। वी को अस में, अस को वी में। यू को यू में ही रखते हैं। ही को हिम में और हिम को ही में। शी को हर में, हर को शी में। इट का इट ही रहता है। दे को देम में और हु को बाय हुम में और बाय हुम को हु में चेंज करते हैं। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में आते हुए प्रोनाउन चेंज कैसे करेंगे उससे संबंधित एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। आई को मी में और मी को आई में। वी को अस में, अस को वी में। यू का यू ही रहता है। ही को हिम में, हिम को ही में। शी को हर में, हर को शी में। इट का इट रहता है। दे को देम में और देम को दे में। और हु को बाय हुम में और बाय हुम को हम हु में चेंज करते हैं। जैसे यहां आप देख रहे हैं, ही को हमने किस में चेंज किया है, हिम में। तो ये प्रोनाउन को चेंज करने की टेबल है। आगे बढ़ते हैं। अब जो बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता है, केवल वर्ब का रूप चेंज होता है, केवल वर्ब का स्ट्रक्चर चेंज होता है। अब वो वर्ब का रूप हमने कैसे चेंज करना है, वर्ब का स्ट्रक्चर कैसे चेंज करना है,
उससे संबंधित दो टेबल मैं आपके सामने लेके आऊंगा। वो टेबल एक ही है लेकिन उसको दो अलग अलग तरीके से मैंने लिखा है। देखिए, अगर एक और मेन बात कि एक्टिव वॉइस में तो ये टेंस आपको 12 तरह के मिलते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 4 प्रेजेंट की कैटेगरी हो जाती हैं, 4 पास्ट की हो जाती हैं और 4 किसकी? फ्यूचर की। तो एक्टिव वॉइस में तो ये टेंस हमारे पास कितनी तरह के हो जाते हैं? 12 तरह के। लेकिन जब हम इनको पैसिव वॉइस में लेके जाते हैं तो ये टेंस 12 तरह के नहीं रहते, 8 तरह के रह जाते हैं। 4 ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आप बताएं वो कौन कौन से हैं? 4 वो टेंसेस जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वो कौन से हैं? तीनों जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। चौथा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो 4 निकल जाते हैं, केवल 8 तरह के टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है। तो अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका पैसिव वॉइस में क्या आएगा? एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इज एम आर किसके अनुसार? जिस ऑब्जेक्ट को आप आगे लेके आएंगे उसके अनुसार इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप चाहें तो कॉपी पे नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस बीइंग, BEING, ध्यान दें, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पास्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। परफेक्ट पे आ गए। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मोडाल्स, अगर एक्टिव वॉइस में मोडाल्स मतलब विल शेल कैन कुड मे माइट मस्ट, अगर ये हैं तो एक्टिव वॉइस में तो मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब हम उसको पैसिव वॉइस में लेके जाते हैं तो वही मोडाल, ये ध्यान दें, अगर एक्टिव वॉइस में विल शेल है तो पैसिव वॉइस में विल शेल ही रहेगा। विल शेल का वुड नहीं बनेगा, वो नरेशन में होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं होता है। अगर एक्टिव वॉइस में कैन है तो पैसिव वॉइस में कैन ही रहेगा। केवल क्या फर्क आ जाएगा? वही मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये क्या है कि कैसे वर्ब का स्ट्रक्चर हम चेंज करते हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं। अब हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स ये कहें कि सर हमें तो नहीं पता प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस क्या है। तो मैंने ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने अभी टेंस नहीं किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसी टेबल को कुछ और तरीके से मैं आपके सामने रख सकता हूं। ये मैंने आपको बताया था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, नो चेंज। ये बात हम कर चुके हैं। अब वो स्टूडेंट जिनको टेंस की अभी नॉलेज नहीं है, उनको भी मैंने इस टेबल को उनके लिए कुछ और तरीके से मैंने रखा है। देखिए, अगर आपने टेंस पे ध्यान नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं इस टेबल का एक दूसरा रूप लेके आपके सामने आ रहा हूं। क्या है कि अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, अगर एक्टिव वॉइस में ये है तो उसका जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, मैंने उसको सिंप्लीफाइड वे में लिखा है। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS है तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा?
इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये ध्यान दें, ये इज एम आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट को आप आगे लेके आएंगे। अगर एक्टिव वॉइस में डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मिले, तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो हमारा पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव वॉइस में अगर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, तो पैसिव वॉइस में हमें क्या मिलेगा, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव वॉइस में अगर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुआ। उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अगर ये एक्टिव वॉइस में है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस बीइंग बीईआईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, अगर एक्टिव वॉइस में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, हैज हैव प्लस बीन बी डबल ई एन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव वॉइस में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट आ गया, तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर एक्टिव वॉइस में विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट, तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, विल शैल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन से मेरा मतलब कोई भी मोडाल, वो एक्टिव वॉइस में है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, कैन प्लस बी, वही मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये टेबल को मैंने दो तरीके से आपके सामने रखा है, आप चाहें तो टेंस के माध्यम से, या जिन्होंने टेंस नहीं किए तो उनके लिए ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म था। तो देखिए, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आते हैं, तो एक तो प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं, और प्रोनाउन चेंज होने के साथ साथ हम वर्ब का रूप चेंज करते हैं, वर्ब का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, ही हेल्प्स मी, आपने क्या देखा, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस है। तो हमने अभी बात की थी कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हेल्प्स मी, और प्रोनाउन की टेबल हमने की थी, मी को किसमें चेंज करेंगे, आई में, आई के साथ इज एम आर में से क्या रहेगा, एम रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम हेल्प्ड बाय, हमें अपनी तरफ से लगाना है, बाय का मतलब है के द्वारा, आई एम हेल्प्ड बाय, ही का क्या हो गया, हिम, ही हेल्प्स मी, आई एम हेल्प्ड बाय हिम, वह मेरी सहायता करता है, मेरी सहायता की जाती है उसके द्वारा। ओके, ही डज नॉट हेल्प मी, आपने क्या देखा कि एक्टिव वॉइस में क्या है, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अभी हमने टेबल में किया था, अगर एक्टिव वॉइस में डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही डज नॉट हेल्प मी, मी को आगे लाएंगे, क्या हो जाएगा, आई, आई के अनुसार क्या लगेगा, एम, और फिर क्या रहा, नॉट, आई एम नॉट हेल्प बाय हिम। अब देखिए, इन दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अगला सेंटेंस क्या है, ही हेल्प्ड मी, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात हम कर चुके हैं, ही हेल्प्ड मी,
मी को आगे लाए, क्या हो गया? आई। आई के अनुसार क्या आएगा? वॉज। आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। ये पास्ट इंडेफिनिट था। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए। ही डिड नॉट हेल्प मी। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या हो गया? देखिए मी का क्या हो गया? आई। आई के साथ क्या रहेगा? वॉज। आई वॉज नॉट हेल्प बाय हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है, ही विल हेल्प मी। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात पे ध्यान दें, यहां एक्टिव वॉइस में है विल, किसके अनुसार? ही के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। पैसिव वॉइस में आ गया शेल, क्यों? क्योंकि यहां मी को आगे लेके आए, आई हो गया, और आई के साथ हम विल और शेल में से क्या यूज करते हैं? शेल यूज करते हैं, इसलिए हमने यहां पर शेल का यूज किया है। ही विल हेल्प मी, आई शेल बी हेल्प्ड बाय हिम। विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में रहता है। ही इज हेल्पिंग मी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। मी को आगे लेके आए, क्या हो गया? आई। आई के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा? एम। आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आगे बढ़ते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल है आपके सामने। पास्ट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव वॉइस में वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही वाज हेल्पिंग मी, आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। ही हैज हेल्प्ड मी, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव वॉइस में अगर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा? हैज हैव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज हेल्प्ड मी, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। देखिए यहां ही के अनुसार क्या रहा? हैज। यहां मी को आगे लेके आए, आई हो गया, तो आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आई के अनुसार हैज हैव में से क्या लगता है? हैव लगता है। तो जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। ही हैड हेल्प्ड मी, मी को आगे लाए आई हैड बीन हेल्प्ड बाय हिम। ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हो गया। अगर आप टेबल को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आप फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लें, ही विल हैव हेल्प्ड मी। एक्टिव वॉइस में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो गया? मी का क्या बना? आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। ही कैन हेल्प मी, आई कैन बी हेल्प्ड बाय हिम। जब मोडाल्स हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई कैन बी हेल्प्ड बाय हिम। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स थे माय डियर स्टूडेंट्स, वो एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं उससे रिलेटेड थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप नॉलेज चैम्बर एकेडमी के फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे जाएं और नॉलेज चैम्बर एकेडमी के नाम से ही आप उसको सर्च करें। आप हमारे अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।